हेलो मित्रों, वेलकम टू केवीसी नैनो पब्लिकेशन। जनरल साइंस के सीरीज में आर कृष्णा मैं आज आपके सेकंड चैप्टर मोशन पे बात करूंगा। मोशन गति। मोशन जो है गति, उसमें सबसे पहले मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करूंगा। डिस्टेंस मतलब हो गया कि दूरी। दूरी कहते हैं द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा कुल जो लंबाई तय की जाती है उसे हम गति कहते हैं। यह स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट हम लोग मीटर में लेते हैं। डिस्टेंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः हर एग्जाम में, वह पूछे जाते हैं कि किसी समय में कितना समय लगता है किसी प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी पे आने में या सूर्य से पृथ्वी पे आने में। कई भी एग्जामों में, यूपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, बीपीएससी में भी पूछा गया है कि चंद्रमा से पृथ्वी पे आने में कितना प्रकाश को समय लगता है, तो 1 सेकंड लगता है। आप वैसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो टाइम होगा वह डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है और लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आप इसे जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको 1 पॉइंट सम सेकेंड के लगभग आएगा। यह जो डिफरेंस आता है यह एपोजी और पेरिजी के सिचुएशन के कारण आता है। उसी तरह से सूर्य से पूछा जाता है कि प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा। सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब जो प्रश्न यूपीएससी बनाएगा या डिफरेंट एग्जाम बनाएगा कि अब हम चंद्रमा और सूर्य से निकल के मंगल पे भी जा रहे हैं, मंगल से आने में कितना समय लगेगा। तो पृथ्वी से मंगल की जो दूरी है वह आपको दिया हुआ रहेगा, या कोई भी प्लानेट होंगे उससे दूरी दी गई होगी कि उस प्लानेट से लाइट को अर्थ पे आने में कितना समय लगेगा। तो एक जो प्रोबेबल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वह है लाइट से। ये दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का सीधा सा मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हम डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं, या डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है कि अंतिम दूरी से प्रारंभिक दूरी को जब हम घटाते हैं तो हमें विस्थापन पता चलता है। विस्थापन सदिश राशि है, यानी विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अधिकतम दूरी जो होगी वह दूरी तय करेगा, लेकिन विस्थापन और दूरी जब इस तरह के एक प्रश्न पूछे गए हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन में यदि कोई बॉडी मूव करता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा जो दूरी कवर्ड करता है ऑब्जेक्ट वह उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट से जो प्रश्न है जिस पे मैंने बात किया था कि अब जो प्रश्न आएंगे, जो चुनौती है, जो हमारे सामने में चैलेंज है, जो प्रश्न बन सकते हैं वह है लेफ्ट और राइट पे। इस तरह के प्रश्न ज्योग्राफी में एक बार पूछे गए हैं यूपीएससी में कि कोई ऑब्जेक्ट यदि लेफ्ट है तो किधर होगा, राइट है तो किधर होगा। जनरल कन्वेंशन है कि हम ईस्ट साइड को राइट रखते हैं, फेसिंग टुवार्ड्स आवर फेस, और लेफ्ट साइड को वेस्ट साइड में लेते हैं। तो यदि फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड में होगा, इसका मतलब है कि विस्थापन ऋणात्मक होगा। यदि फाइनल पोजीशन लेफ्ट राइट साइड में है, इनिशियल पोजीशन की वस्तु की प्रारंभिक बिंदु जो है उससे दाहिनी तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट से कई तरह के प्रश्न आते हैं, रीजनिंग में भी हम प्रश्न करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे जैसे एक बॉडी मूव करता है, यहाँ आप देखेंगे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अब इसका होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज ए टू डी। उसी तरह से ट्राइंगल में यदि हम लेते हैं तो जो शॉर्टेस्ट पार्ट होगा मीन्स ए टू सी जो होगा वह इस ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जैसे डिस्टेंस और डिफरेंस से पहले मैं बात करूंगा कि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में जनरली क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट में कि एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट गया, स्ट्रेट 5 मीटर गया, फिर नॉर्थ 10 मीटर गया, फिर
वेस्ट 15 मीटर आया। अब पूछता है आपसे डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हम लेंगे फाइनल और इनिशियल को मिला देंगे, ये डिस्टेंस होगा। क्योंकि यहाँ जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज से लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी काफ़ी आते हैं कि हम 10 किलोमीटर ईस्ट गए, फिर हम नॉर्थ गए, फिर हम वेस्ट गए, फिर हम साउथ गए। इस तरह के प्रश्न में हमें देखना है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होता है, दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं, और वह जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वह डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह के प्रश्न 2020 में JRF नेट में भी पूछे गए हैं कि एक पोस्टमैन अपने घर से चलता है, वहाँ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का नहीं लिखा है, वहाँ उन्होंने लिखा है कि सीधी दिशा में चलता है, कुछ दूर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर का मतलब कि आप नीचे की तरफ लेंगे, साउथ में लेंगे, फिर वह सीधा चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं वो कन्वेंशन पे भी पूछे जा रहे हैं कि दाहिनी ओर होगा तो क्या होगा, बाईं ओर होगा तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन, दोनों में अंतर क्या है। दूरी, अब दूरी समझते हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब दूरी में कोई दिशा नहीं होगी, जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड करेगा उसे हम दूरी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। सेकेंड में हम लेंगे कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्टेंस नेवर जीरो होगा, दूरी जो है वह हर हमेशा धनात्मक होगा। दूरी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी जो होगा वह विस्थापन से कभी भी कम नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह मैक्सिमम होगा, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रश्न एक बार आपसे पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, तो उस पर आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल लेंथ का वर्ड होता है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन in its positive direction, then it is displacement and the distance traveled by it are equal and have the same sign. एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट 3/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ हम सीधे देखेंगे कि 3/4 का मतलब होगा वो ए से चलना शुरू करता है और यहाँ आएगा तो हाफ डिस्टेंस कवर किया, फिर 1/4 किया। इसमें मतलब यह जो आर्क होगा यह डिस्प्लेसमेंट होगा। रेडियस आर है, हाइपोटेन्यूज लगाएंगे 90 डिग्री है, r² + r² 2r² 2r। तो इस तरह से प्रश्न जो हैं आपके वह डिस्प्लेसमेंट में होते हैं। अब हम मोशन पे आते हैं। गति, देखिए गति में रेस्ट और मोशन दो हैं, दोनों जो हैं वह रिलेटिव हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वह रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके कैलकुलेट करते हैं। नो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द इनवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस इन्वर्स में है वह निरपेक्ष रूप से विराम की अवस्था में नहीं है, क्योंकि जिस प्लानेट पे हम हैं, अर्थ पे ही है, जहां हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, वह भी मूव कर रहा है, वह भी रेस्ट की अवस्था में नहीं है। मोशन और रेस्ट जो है जब भी होगा तो सापेक्ष होगा। जैसे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि कोई वस्तु यदि समय के सापेक्ष में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम विराम की अवस्था में कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए कि रेस्ट में है जैसे बुक्स है और ये है। मोशन में होगा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट गोज ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यदि समय के साथ
कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन लाता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। जैसे जीप इज मूविंग ऑन रोड, कार इज ट्रैवलिंग ऑन द रोड, ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब आप हो सकता है कि रेस्ट मोशन दोनों रिलेटिव है। अब दो बाइक पे दो फ्रेंड ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों मोशन में है, दोनों की गति जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। दोनों के बैक साइड में जो राइडर बैठे हुए हैं वह दोनों बाइक मूविंग पोजीशन में, मतलब दोनों बाइक चल रही है, गति कर रही है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष में जो होगा वह दोनों रेस्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष में वे दोनों अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका मूल चीज़ यही है कि रेस्ट और मोशन जो है वह रिलेटिव है। अब मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक रूप गति, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति और समान गति। यूनिफॉर्म हम समान गति कहते हैं, मतलब कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि यदि कोई वस्तु एक समान दूरी एक समान समय में तय करेगी तो उसे हम समरूप गति कहेंगे। असमरूप जो होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक समान समय में जब असमान दूरी कोई वस्तु तय करेगी तो उसे हम असमान गति या असमरूप गति कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन, की मोशन कितने प्रकार के होते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, ये जो हैं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, कई तरह के मोशन होते हैं। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन 10 साल का उठा के देख लें, एसएससी का देख लें या ये देख लें, 6th क्लास में आप मोशन पढ़ते हैं, 9th में भी मोशन पे चर्चा की जाती है, लेकिन 10 साल का क्वेश्चन आप देखेंगे तो मोशन से जनरली 6 या 7 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें टाइप्स ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों पर मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा। मोशन के प्रकार, गति कितने तरह के होते हैं, जनरली गति कई तरह के होते हैं। सामान्यतया जो हम लेते हैं रैखिक मोशन, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन जिसे हम वित्तीय गति कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन जिसे हम दोलन गति करते हैं। अब इसमें एक है कि लीनियर मोशन जो होते हैं वो दो तरह के हो, जैसे आप छत पे बॉल लेके कभी खेलते रहते हैं, बॉल बाउंस भी करता है, या एक आपके हाथ से बॉल छूटने के बाद एक दूरी वो तय करता है उसके बाद स्ट्रेट नीचे गिरता है, तो उसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है लीनियर कर्वीलिनियर मोशन, कि जहाँ वो छत से ये बॉल मूव कर रहा है, यहाँ तो ये स्ट्रेट चलेगा, लेकिन यहाँ जब ये नीचे की ओर आएगा तो इस मोशन को हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन, और दिस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन मिलके लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन बनता है। When a body moves in a straight line like a ball dropped from a height, its motion is described as rectilinear। जैसे यहाँ चलते हैं, as the ball bounces on the roof of a house, the ball follows a curved path. This is called curvilinear motion. Curvilinear motion and rectangular motion together referred to as linear motion or translatory motion. अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। In such type of motion, a body moves around an axis, passing through itself. That is, the position of the object with respect to axis doesn't change. मतलब उस तरह की गति जिसमें केंद्र और वृत्ताकार पथ पे जो वस्तु गति कर रही है दोनों एक समान होते हैं, दोनों की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप फैन ले लें, मिक्सी ले ले, ग्राइंडर ले ले। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दोनों में एक अंतर है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में होता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
चेंजेज विद द सेंटर, मतलब सेंटर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। जैसे आप पार्क में टहल रहे हैं, किसी गोल चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, सेंटर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि सेंटर उसमें एक्सिस भी इन्वॉल्व होता है। जैसे आप साइकिल लेते हैं, फैन लेते हैं, मिक्सी लेते हैं, इस तरह के जो है। एक आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बुल कार्ट कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, द मोशन ऑफ द बुल कार्ट इज, शॉर्ट में बता कि एक बैलगाड़ी एक निश्चित दूरी तय करती है, बैलगाड़ी की गति क्या होगी। अधिकांश लड़के उस टॉपिक में जो है या उस क्वेश्चन पे जो है बैल पे ध्यान दे देते हैं, यह ना देखते हैं कि गाड़ी क्या मोशन करता है, और लीनियर को मान देते हैं। लीनियर नहीं होगा, रोटेशनल होगा, चूंकि बैल जो है वह एनर्जी प्रोवाइडर का काम करते हैं। जैसे स्कूटर में इंजन है, कार में इंजन है, मोशन जो करेगा वो व्हील करेगा, और व्हील का मोशन जो होता है वह रोटेशनल मोशन होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे रोटेशनल मोशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि जितने तरह के दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ें हैं, शॉर्टकट में आप समझ लें कि यदि मोशन के प्रश्न आए हों और आपको लगता है कि ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं, और ऑप्शनल में यदि रोटेशनल मोशन हो तो 90% संभावना है कि उसका उत्तर रोटेशन ही होगा, घूर्णी गति ही होगा। क्योंकि जितने हम जनरली उपयोग कर रहे हैं, मिक्सी हो, जूसर हो, क्रीम सेपरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, फैन हो, कार का व्हील हो, ये सारे जो हैं ये रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सर्कुलर मोशन। Such type of motion in which the position of the body itself keeps changing with time. The distance of the body from the center of the circular path remains the same in circular motion, as for example, a car on a circular path. Oscillatory motion में होता है कि जो बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे पेंडुलम आप लेते हैं, एक फिक्स पोजीशन से वो बंधा होता है, एक निश्चित बिंदु से वो टंगा रहता है, और उसका जो मोशन होगा वो ऑसिलेट होगा। जैसे पेंडुलम वॉच हम लेते हैं, झूला लेते हैं। जैसे आप इसे करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रॉम मतलब इधर उधर, जब कोई वस्तु अपनी गति इधर उधर एक निश्चित पथ पे करता है about its fixed position, then it is said to be in an oscillatory motion. Oscillatory motion is the periodic motion of a body about its position of rest. मतलब कि दोलन गति जो है वह पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में जो अपनी गति को रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अर्थ अपनी गति पे 24 घंटे में दिन रात का होना, यह अर्थ का पीरियोडिक मोशन है। घड़ी में आप देखते हैं कि 12 घंटे के बाद फिर घड़ी की जो वाली सुई है, छोटी सुई, वो अपने नियत स्थान पे आ जाती है। यदि 3 बजे से उसने शुरू किए तो ठीक 12 पे आएंगे। मतलब एक निश्चित समय अंतराल पे जब कोई वस्तु अपनी गति को दोहराएगा, रिपीट करेगा, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ये थे मोशन कि टाइप ऑफ मोशन क्या हैं। अब मोशन को हम मेजर किसे कहते हैं? तो मोशन को हम मेजर कहते हैं स्पीड को हम कहते हैं हिंदी में गति। स्पीड होगा, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और यह स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड 2 तरह के होते हैं, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। लाइट का स्पीड जो है वह कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो वेव्स, टीवी सिग्नल या जितने विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन सब का स्पीड जो है वह कांस्टेंट है। वेरिएबल स्पीड में हम लेते हैं और नॉन यूनिफॉर्म जिसे कहते हैं कि जो
अनइक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करेगा उसे हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे। जैसे मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रीट, एक गाड़ी जो सड़क पे चलती है उसकी गति जो होगी, उसकी गति कम और ज़्यादा होती है तो वह वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म में आएगा। लिफ्ट की गति जो होगी ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे। एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होगा उसे हम एवरेज स्पीड लेते हैं और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी में के जो डेस्क बोर्ड पे स्पीडोमीटर फिट होता है वह गाड़ी का इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मेजर करता है। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि गाड़ी में जो स्पीड मेजर वाले स्पीडोमीटर लगे होते हैं वह एवरेज स्पीड मेंटेन करता है, लीनियर करता है या इंस्टेंटेनियस। तो जितने गाड़ियों में लगे होते हैं वह इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में डिफरेंस। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Average speed is the average distance traveled by a body per unit time over a certain measurable interval of time। दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वह SYT डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से कब कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है समय इतना कम होगा इंस्टेंटेनियस समय में कि S/T जो है वह मेजरेबल नहीं होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम जो हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करते हैं, एवरेज स्पीड हम करते हैं। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप कहते हैं वेग। अब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर ए शॉर्ट इंटरवल इज वेलोसिटी। मतलब प्रति यूनिट समय में जो वस्तु विस्थापित होगी उसे उस वस्तु का हम वेग कहते हैं। वेलोसिटी जो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, विस्थापन बट समय होगा, मतलब विस्थापन समय के अनुपात में होगा। अभी हम विस्थापन में पढ़ चुके हैं कि विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। उसी तरह से इस जो वेलोसिटी है वह शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, लेकिन स्पीड जो है उसी जगह वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वह हर हमेशा धनात्मक ही होगा। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो होगी वह उसमें डायरेक्शन होगा, स्पीड में जो है वह दिशा नहीं होगा। मतलब स्पीड में है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि यदि हम उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी में है आइदर हम मैग्नीट्यूड चेंज करें या डायरेक्शन चेंज करें तो दोनों से उसके असर पड़ता है, मतलब उसके मान बदल जाते हैं। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड पे वो डिपेंड करेगा, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे वो निर्भर करेगा। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट डज इट मूव। किसी वस्तु की गति हमें बताती है कि वह वस्तु कितनी तेज गति से चल रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब कितने तेज गति से और किस दिशा में चल रही है, यह वेलोसिटी बताता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। गति जो होगी, स्पीड जो होगी, चाल हर हमेशा स्केलर होगा और यह हर हमेशा जो होगा वह धनात्मक होगा। वेलोसिटी वेग जो है यह वेक्टर है, सदिश राशि होगी और यह निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा।
द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फाइनाइट एंड कैन नॉट बी जीरो। ये आप इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ज़्यादा ध्यान दे देंगे कि एवरेज स्पीड, जैसे स्पीड जीरो नहीं होता, एवरेज स्पीड फाइनाइट होगा और वह शून्य कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो होगा वह एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण होता है। त्वरण आप जानते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें एक्सीलरेटर वर्ड बार बार आपके सामने में यूज होता है। वह एक्सीलरेटर जो है वह एक्सीलरेशन वर्ड से ही है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब कि वेग में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। The acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity of the object with time. Acceleration is equal to change in velocity upon time taken. अब त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन। वेग का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग में से जब हम प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे, घटाएंगे, अंतिम वेग में से जब प्रारंभिक वेग को हम घटाएंगे तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी v माइनस यू। एक्सीलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कुछ बच्चों के मन में आ जाता है कि वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है और एक्सीलरेशन जो होता है वह मीटर पर सेकेंड क्यों हो जाता है। इसका कारण यही है कि वेलोसिटी का आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड और चेंज इन टाइम है तो 1 सेकेंड और आ जाएगा तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए एक्सीलरेशन का यूनिट जो होता है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है, वह मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह से इसमें हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब एक्सीलरेशन का जो यूनिट है अभी मैं बात किया हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, चूँकि वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली है कि एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। चूँकि क्वांटिटी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं इसलिए उसको डिटेल में मैं शुरू से बताता चल रहा हूँ कि किस तरह से आप निकाल लेंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सदिश राशि है, तो वेग भी सदिश राशि होगी और वेग यदि सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि होगी। An object can be accelerated even if its speed remains constant. Uniform circular motion is an example of this type of accelerated motion. देखिए इससे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक्सीलरेशन से यदि क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बनाएगा तो याद रखेंगे कि वह सर्कुलर मोशन पे ही बनाएगा। क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड जो होता है कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी चेंज करता है। ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं डिफरेंट ऑप्शन डाल के। तो एक्सीलरेशन से यदि प्रश्न बनाएंगे एग्जामिनर तो उसकी पूरी संभावना है कि वह सर्कुलर मोशन में बनाएगा और सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वह एक्सीलरेट होता रहता है, मतलब स्पीड रिमेन कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होगा। दूसरा है कि निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, जिसे हम मंदक भी बोलते हैं रिटार्डेशन को। When the velocity of a body decreases with time, its acceleration is negative. यदि समय के साथ बॉडी का स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। The acceleration of a moving body is negative when its final velocity is less than an initial velocity. If जो है v2 is less than v1 होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वह रिटार्डेशन होगा और निगेटिव एक्सीलरेशन होगा या मतलब कि एक आप देख सकते हैं कि जब फाइनल वेलोसिटी जो होगा इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा तो उस केस में वह निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज निगेटिव। यदि हम किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसका त्वरण जो होगा वह निगेटिव होगा। ए बॉडी इज said to have uniform acceleration if the rate of change of its velocity remains constant. कि एक वस्तु जो है उसका त्वरण यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा जब रेट ऑफ चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट, उसके जो वेग हैं वो समान समय में समान वेग तय कर दूरी तय समान वेग से चलता है तो उसे हम कहते हैं एक समान एक्सीलरेशन।
द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से गिरती है गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। A body is said to have a non-uniform acceleration if the rate of change of velocity is different at different point of time, कि यदि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वह एक समान नहीं है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसके जो हैं वो इक्वेशंस भी हम लोग पढ़ते हैं। एक मोशन ऑफ यूनिफॉर्म v मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस at एक्सीलरेशन इनटू टाइम, s इज इक्वल टू डिस्टेंस, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो ये तीनों जो है ये हम लोग मोशन में भी करते हैं और इससे रिलेटेड सम आप लोग अर्थमेटिक में भी बनाते हैं। जब आप सीसेट की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं तो मोशन से रिलेटिव एक्सीलरेशन और स्पीड से रिलेटिव सम आप वहाँ भी सम करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ जो है कि ये जो है हॉरिजेंटल स्पेस पे जब हम कोई बॉडी मूव करता है, क्षैतिज तल में चलता है तो एक्सीलरेशन हम लेते हैं, लेकिन यदि वर्टिकली वो चलता है तो वह गुरुत्व के अधीन रहता है, तो वहाँ जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ हम जी ले लेंगे। जी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और जब इसका कन्वेंशन होता है कि ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो जी को हम निगेटिव लेते हैं, माइनस लेते हैं, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जी को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इसमें जो है स्पीड वेलोसिटी ग्राफ, इससे ग्राफ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जनरली 7 टाइप के ग्राफ जो हैं वो प्रोबेबली हैं जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट है कि स्पीड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम स्पीड और वेलोसिटी लेते हैं। जब ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी और स्पीड जो है कांस्टेंट है, मतलब रेगुलर इंटरवल में रेगुलर डिस्टेंस तय करता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलर डिस्टेंस तय करता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसमें दूसरा ग्राफ जो है उसमें है कि एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे स्पीड वेलोसिटी लेते हैं। स्लोप जो होता है यह पूरा 45 डिग्री के एंगल पे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो यह 45 डिग्री पे होगा इसका। नेक्स्ट जो है इस ग्राफ में है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसमें इसका सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कुछ दूरी तय करने के बाद यह जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलता है। नेक्स्ट जो है ये जो स्लोप है ये निगेटिव है, यह शो कर रहा है कि डाउनवर्ड है। इसका मतलब हो गया कि यह निगेटिव है, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन जैसन मंदक, मतलब ये जो ग्राफ है ये रिटार्डेशन का है। जब की स्पीड वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है इनफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट जो है वह इस तरह का स्लोप देखेंगे, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के इस तरह के ग्राफ होते हैं। उसी तरह के यदि इसमें निगेटिव हो, इस तरह से ग्राफ आ जाएं तो वो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में आएंगे। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये ग्राफ डाल करके कि ये क्या है, तो इसमें है कि स्पीड और वेलोसिटी रेगुलर चेंज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये इसका मतलब है कि द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अंडर एंड रिटार्डेशन अल्टरनेटली, कि एक बार ये एक्सीलरेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। मतलब कि यह जो है कि अल्टरनेटिवली एक्सीलरेट भी हो रहा है और रिटार्ड भी हो रहा है। इसके जो उपयोग हैं जो अभी हैं ये स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो उपयोग हैं
कि डिटरमाइनिंग द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक विशेष बिंदु पे जो है हम जो है स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर देते हैं। एक्सीलरेशन को जो है हम एक स्पेसिफिक बिंदु पे कैलकुलेट कर लेते हैं इस ग्राफ से। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में हम आएंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। दिस इज सर्कुलर मोशन। Motion of an object in a circular path with a uniform speed is called uniform circular motion। मतलब कि यदि यूनिफॉर्म ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म टाइम में तय करेगा तो इसे हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। In uniform circular motion, the speed of a moving object remains constant, but velocity changes। velocity हम निकालते हैं कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्राइंग करेंगे, इट मीन्स कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी चेंज होगा। The acceleration acting on a body undergoing circular motion is directed toward the center of the circular path। कि ये जो है ये हर हमेशा इसका डायरेक्शन जो होगा टुवार्ड्स सेंटर होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी का हम mv² लेते हैं। mv here is the uniform velocity, r is the radius of the circular path। The acceleration produced in the revolving is directed toward the center of the planet। In the case of the moon revolving around the earth, the acceleration produced in the moon is directed towards the center of the earth। कि जो भी सर्कुलर पाथ है, जैसे प्लानेट है या मून है, जो ऑब्जेक्ट उसके तरफ चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं वह उसका डायरेक्शन जो होगा टुवार्ड्स अर्थ होगा। या जो प्लानेट हैं वो जो कर रहे हैं, जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका जो पाथ होगा वह टुवार्ड्स सन होगा। सेंटर पे चूंकि उसके सन है तो सर्कुलर पाथ में टुवार्ड्स वह सेंटर होता है। तो जितने प्लानेट हैं, 9 प्लानेट्स आप पढ़ते हैं, वेनस हो या जुपिटर हो, वो जो उसका जो पाथ होगा वह टुवार्ड्स सन होगा। लेकिन मून जो है वह अर्थ का सैटेलाइट है, इसलिए मून का पाथ जो होगा वह टुवार्ड्स अर्थ होगा। अब दोनों के बीच में हम करेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक समान रैखिक गति, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति। एक समान रैखिक गति में क्या होगा कि जो वस्तु है वह स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, एक समान वृत्तीय गति में होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वह वृत्ताकार पथ पे चलेगा। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक समान रैखिक गति में जो होगा इसका दिशा नहीं बदलेगा, इसका जो है सर्कुलर पाथ में जो है इसकी दिशा हर बिंदु पे परिवर्तित होगी। स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर इज नो एक्सीलरेशन। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी, वृत्ताकार पथ में रैखिक पथ में क्या होगा कि यदि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा, ये याद रखेंगे। लेकिन सर्कुलर पाथ पे होगा, वृत्तीय गति में होगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है वह चेंज होगा। अब एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब होता है कि वृत्ताकार पथ पे यदि कोई लेता है, गति करता है, तब उसके जो विस्थापन होता है उसे हम एंगल में लेते हैं। क्योंकि वह आर्क में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वह सेंटर पर एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में जो है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle by the initial and the final position of a body moving along the circumference of a circle is called angular displacement। अब ये जो इस पे मूव कर रहा है, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए पे है, ये टी समय के बाद बी पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस तय करेगा, लेंथ जो होगा, ये जो आर्क होगा, ये आर्क जैसे एल है अपॉन रेडियस आर, और इसे ये थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा को हम लोग रेडियन कहते हैं। इससे एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, तो 57.3 डिग्री होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इस पर ज़रा ध्यान दे देंगे। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी में होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम,
मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट अप और टाइम हम वेलोसिटी लेते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट के पहले हमने एंगुलर लगा दिया तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, इसको ओमेगा से लेते हैं, ये होता है थीटा रेडियन अपॉन टी सेकेंड, दैट इज थीटा अपॉन टी रेडियन पर सेकेंड। लीनियर स्पीड जो होगा वह एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। इन बेसबॉल गेम एग्जाम्पल में ए प्लेयर एडजस्ट द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट द बॉल कवर्स द डिजायर्ड डिस्टेंस इन ए मिनिमम टाइम। मतलब जो है बेसबॉल में वह स्पीड के साथ साथ जो है एंगल पे भी ध्यान देता है कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम मिनिमम टाइम में वो डिजायर्ड डिस्टेंस करे। An athlete taking part in javelin throw or long jump runs along the track fastly or some distance to acquire high velocity before reaching the marking point and then throw the javelin making an angle of 45 degree with the horizontal। आप देखेंगे कि जब कोई भाला लेके या इस तरह के दौड़ते हैं तो एक लंबी दूरी तय करते हैं और वह एक मैक्सिमम जो होता है परास जो होता है रेंज होता है, वो हम लोग साइंस टेक में भी पढ़ते हैं कि जब हम मिसाइल को छोड़ते हैं तो उसका एंगल ऑफ रेंज क्या होता है। तो वहाँ भी एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस एंगल पे मिसाइल को, तो जनरली हम लोग जो है 45 डिग्री के एंगल पे। यह भी आपसे पूछा जाता है कि किस एंगल पे किसी बॉडी को हम थ्रो करेंगे तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, तो वह भी 45 डिग्री एंगल ही होगा। तो उसी तरह से एथलीट जो होते हैं ये सब जो हैं एंगुलर वेलोसिटी के आपके एग्जाम्पल हैं। अब है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिस पे हम बात किए थे कि मैक्सिमम डिस्टेंस किस पे कवर करेगा। तो जब वो 45 डिग्री पे होगा तो देन मैक्सिमम, चूंकि ये आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यदि थीटा 45 डिग्री होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 होगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी जो होगा वह मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल होगा। ये आपसे पूछा गया है सीधा कि कितने एंगल पे, तो कम से कम इतना याद रखेंगे कि 45 डिग्री पे। धन्यवाद।